नमस्कार दोस्तों। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने की दहलीज पर है। अब देश के साथ साथ विश्व देश की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 पर टिकी हुई है। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया गया है। आज इसरो की नज़र चांद पर ही नहीं बल्कि सूरज पर भी है। तो आइए समझते हैं इस मिशन को थोड़ा अंदर से। इससे पहले आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आदित्य L1 भारत का पहला मिशन है जो सूरज का अवलोकन करेगा। यह अंतरिक्ष यान चंद्रयान की तरह सूरज पर लैंड नहीं करेगा बल्कि दूर से ही सूरज को जांचेगा। यह अंतरिक्ष यान सूरज से ज्यादा करीब होगा अपने मिशन के दौरान, मतलब लॉन्च होने के बाद यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर होगा। अपने निर्धारित पॉइंट पर, जिसे हम L1 या लग्रांज पॉइंट के नाम से जानते हैं, वहां जाने के बाद हेलो ऑर्बिट में अस्थायी रूप से घूमेगा। उस ऑर्बिट में पहुंचने में लॉन्चिंग समय से 127 दिन का समय लगेगा। इसके बाद आदित्य L1 5 सालों तक बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। अब ये सब सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल घूम रहा होगा कि आखिर लग्रांज पॉइंट है क्या। इसे समझने के लिए अपने दिमाग में एक कल्पना कीजिए। यदि सूर्य के केंद्र से शुरू करके पृथ्वी के केंद्र तक एक सीधी रेखा खींच दिया जाए और इस रेखा के ठीक बीच में एक वस्तु को रख दिया जाए तो क्या होगा। स्वाभाविक सी बात है, सूर्य का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 27 गुना ज्यादा है, अपनी ओर खींच लेगा। अब यदि सरल रेखा के ठीक बीच रखी वस्तु को धीरे धीरे करके पृथ्वी की ओर ले जाया जाए तो क्या होगा। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के करीब इस वस्तु को लेकर जाएंगे, इस पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव बढ़ता जाएगा और सूर्य के प्रभाव उसी अनुपात में घटता जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब इस वस्तु पर सूर्य और पृथ्वी दोनों का प्रभाव बराबर हो जाएगा। अर्थात ऐसी स्थिति में इस वस्तु को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा और ना ही पृथ्वी अपनी ओर खींच सकेगी, बल्कि वस्तु वहां लटकती रहेगी। मतलब ऐसे संतुलन बिंदु जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल बराबर होते हैं लग्रांज पॉइंट कहलाते हैं। यह तो एक उदाहरण है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच केवल गुरुत्वीय बलों का खींचतान नहीं होता, बल्कि इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे बल हैं जो कि अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे कि पृथ्वी के घूर्णन गति से उत्पन्न बल और पृथ्वी के केंद्रीय गति से उत्पन्न केंद्रीय अपसारी बल। इन सभी बलों के आपसी खींचतान के फलस्वरूप सूर्य और पृथ्वी के बीच 5 ऐसे संतुलन बिंदु बनते हैं जिन्हें हम L1, L2, L3, L4, L5 चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पॉइंट सूर्य और पृथ्वी के अवलोकन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि हम किसी सैटेलाइट को चांद के कक्षा में छोड़ते हैं तो ऑर्बिट में चक्कर लगाते समय पृथ्वी छुप जाएगा, या पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाते समय भी एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य छुप जाएगा, बिल्कुल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की तरह। इसलिए लग्रांज पॉइंट इतने जरूरी हैं और बिना किसी दिन रात वाली समस्या से लगातार हम सूर्य का अवलोकन कर सकते हैं। इससे पहले भी जिन देशों ने सोलर ऑब्जर्वेटरी भेजी है उन्हें भी L1 पॉइंट पर रखा गया है, जैसे सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। यह एक ज्वाइंट मिशन था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। L1 और L2 सबसे महत्वपूर्ण लग्रांज पॉइंट है क्योंकि धरती के सबसे नजदीक है। अब यहाँ आदित्य L1 की बात करें तो ये वहां जाकर सूरज के बारे में क्या स्टडी करेगा, आखिर किस उद्देश्य से इसे छोड़ा गया है। इन सब को समझने से पहले थोड़ा सूरज को समझ लेते हैं। दोस्तों, सूरज का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 kg है। मतलब सौर मंडल में बाकी जितने ग्रह हैं उन सब के द्रव्यमान को अगर मिला लिया जाए फिर भी 99.8% द्रव्यमान केवल सूरज का है। सूरज का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास के लगभग 110 गुना है। सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और इसमें करीब 3,33,000 पृथ्वी समा सकती है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण फोर्स पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 27 गुना अधिक है। मतलब किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर 1 kg है तो सूर्य पर उसका वजन 27 kg होगा। यदि कोई वस्तु सूर्य से 20,22,000 किलोमीटर के दायरे में आ जाती है तो अपनी तीव्र गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अपनी ओर खींच लेता है। सूर्य के अंदर मुख्यतः 7 लेयर्स हैं, जिनमें 4 बाह्य और 3 आंतरिक लेयर्स होती है। सूरज के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, जो घटकर फोटोस्फीयर पर 5500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस बिंदु के ऊपर एक आश्चर्यजनक उलटफेर होता है और तापमान न्यूनतम 3700 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। फिर क्रोमोस्फीयर में वृद्धि होती है और 7700 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पहुंच जाती है। क्रोमोस्फीयर के ऊपर एक विस्तारित प्रभामंडल है जिसे कोरोना कहा जाता है और इसका तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बीच में एक लेयर होता है जिसे ट्रांजिशन रीजन कहते हैं। इसका तापमान अचानक 8000 से 5 लाख केल्विन तक पहुंच जाता है। इसके बाद रेडियो एक्टिव जोन, जो क्रोड में उत्पन्न ऊर्जा को विकिरण द्वारा आसपास के क्षेत्रों में स्थानांतरित करता है, और फिर आता है कन्वेंशन जोन,
और इसका तापमान 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे में आपको समझ में आ गया होगा कि सूरज को समझना कितना जटिल है और इसी जटिलता को समझने में हमारा सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 मदद करेगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य के क्रोमोस्फेयर और कोरोना की गतिशीलता का अध्ययन करना है। दरअसल सूर्य पर इतना अत्यधिक तापमान वहां लगातार हो रहे प्लाज्मा विस्फोट के कारण होता है। इस प्लाज्मा विस्फोट की किरणें अंतरिक्ष में जगह जगह फैल जाती है और इसके कण हमारे पृथ्वी पर भी पहुंचते हैं। हालांकि पृथ्वी के चुंबकीय तरंगें इन्हें पृथ्वी के अंदर आने से रोक देती है, लेकिन फिर भी यह हमारे पृथ्वी की कई परतों को भेद देती है और उन्हें गंभीर क्षति पहुंचाती है। ऐसे में सूर्य के प्लाज्मा विस्फोट और उसके चारों ओर की कोरोना का अध्ययन करने के साथ सूर्य के चारों ओर के कोरोना अर्थात उसकी कक्षा में किस जगह पर कितना तापमान है, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसे हम भविष्य में सूर्य के और नजदीक जा पाने में सक्षम होंगे ताकि नई जानकारियां प्राप्त की जा सके। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र कितना अत्यधिक प्रभावशाली है, उसका खिंचाव कितना है और किन किन चीजों को खींच सकता है, सूर्य के आसपास की वायु की उत्पत्ति कैसे हो रही है, उसका प्रभाव क्या है, उनकी संरचना कैसी है और उनमें किस प्रकार की वायु मिली हुई है। इसके साथ सूर्य में इतने विस्फोट किस कारण से हो रहे हैं, इसके क्या कुछ हो सकता है, इसका भी अध्ययन करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। इन सबको समझने के लिए आदित्य L1 के साथ 7 वैज्ञानिक पेलोड भेजा गया है जो कि सूरज का अवलोकन करेगा। नंबर 1 है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ VELC। यह कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोनल मास्क इजेक्शन ऑब्जर्व करेगा। नंबर 2 है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SEYT शूट। ये सूरज की फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की इमेजिंग लेगा, वो भी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में। नंबर 3 है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर SOLEX। और नंबर 4 है हाई एनर्जी ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HELIOS। ये दोनों सूरज की किरणों से निकली एक्स रेज को स्टडी करेंगे। नंबर 5 है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट SPEX। और नंबर 6 है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य PAPA पापा। ये दोनों सोलर विंड को स्टडी करेंगे। नंबर 7 है एडवांस्ड ट्राई एक्सल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। इसका काम है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना, वो मैग्नेटिक फील्ड जो L1 पॉइंट पर आ रही है। कुल मिलाकर 7 में से 4 पेलोड्स सूरज को मेजर करेंगे और बाकी 3 ऑब्जर्वेटरी के आसपास स्टडी करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए धरती से बाहर निकलना कितना जरूरी है। बाकी सन मिशन की बात किया जाए तो 2018 में नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया था। इनका मुख्य उद्देश्य था सूरज के कोरोना की जो लेयर है उसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बनाना। इसके बाद 2020 में नासा और ESA के तरफ से एक ऑब्जर्वेटरी भी लॉन्च किया गया था। और देखा जाए तो इन सबका मकसद एक था, सूरज को बेहतर समझ पाए, खासकर सूरज से निकलने वाली हानिकारक किरणों को।